जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। अगर आज वो होती और देखती कि आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम किन हालातों से गुजर के पहुंचे हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं। और मेरा पिछला रिकॉर्ड पूरे गांव से आप देख सकते हैं। और आज तक कोई उंगली रखने की जगह नहीं है कि किसी के लिए हमने कोई गलत कार्य किया हो या किसी के लिए कोई गलत कार्य हमने किया हो। मैंने फुटपाथ से लेकर के अपने कार्य किए, चाहे वो सेल लगाना हो या बर्फ बेचना हो या फिर डोले छील के बेचना हो या फिर जो डेक वेक के पत्ते हुए तोड़ का हो, या मैंने और मेरे भाई ने दूसरे की साइकिल मांग करके बर्फ बेचने का काम हो या फिर वो रेडी धकाने वाली हो बर्फ बेचने का वो काम हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केकेजी न्यूज में और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। इस वक्त जनपद सहारनपुर के ऐसे एक शख्सियत के पास मौजूद है जिन्होंने बाल्यावस्था से लेकर अपने अब तक के कार्यकाल में तमाम प्रकार के जीवन में संघर्ष किए और आज एक अच्छे मुकाम पर है और अच्छे पायदान पर है और तमाम जनता के बीच उनकी एक ऐसी इमेज है कि हर कोई उनके नाम की तमाम जगह पर तारीफ़ें करता है। और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जयराम गौतम जी, जो भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं और खुद एक उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। जी, पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी आपका। कैसे देखते हैं एक बाल्यकाल की अवस्था से आपने अब तक के जीवन में तमाम प्रकार के संघर्ष किए, ये संघर्ष करने की आखिरकार वजह क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ बता देनी चाहता हूँ कि मेरा गांव ग्राम सरकड़ी खुम्मार, भेट रोड, सहारनपुर, विधानसभा सहारनपुर देहात, जिला सहारन, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मेरे मम्मी पापा गरीब परिवार से थे हम लोग, और हमारी पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं हुई क्योंकि कक्षा 6 में ही मैं फेल हो चुका था। उसके बाद से ही मैंने सिलाई का काम सीखा और मेहनत मजदूरी करी, और मेहनत मजदूरी करते करते ही मैंने उसके बाद जब मेरे मन में आया कि मुझे पढ़ना चाहिए, उसके बाद मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की। और पढ़ाई करते करते मैंने कक्षा 8 करी, 9 करी, 10 करी, 11 करी। 12वीं में मैं फिर फेल हो गया। 12वीं में फेल होने के बाद पैसे जब नहीं थे तो फिर मेरी 12 की भी जो क्लास थी वो रह चुकी। उसके बाद मैंने प्राइवेट 12वीं करी, कैसे भी मेहनत मजदूरी करके। इसी बीच में मेरी शादी होगी और शादी के बाद भी मैं पढ़ता चला गया। मैंने बीए करी, कंप्लीट मेरी नहीं हो पाई। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करी। उसके बाद जब मेरी फाइनल हुई तो मैं फाइनल पास नहीं कर पाया। उसके बाद जब स्कूटनी भरते हैं बच्चे, तो उस दौरान वाइफ की इतनी तबीयत खराब थी कि या तो एक तरफ मैं स्कूटनी के फार्म भर के वहाँ पर पैसे लगाता या उधर मिसिज को बचाने का काम करता। तो मैंने उसमें से एक ही चुना कि सबसे पहले मैं मिसिज को बचाने का काम करूँगा, पढ़ाई तो मैं दोबारा भी कर लूँगा। उसके बाद मैं काफ़ी सालों तक नहीं पढ़ा, ऐसे ही मेहनत मजदूरी करते हुए, और जितना भी अपने से समाज सेवा भी होती रही वो भी मैं करता चला गया। लगभग 2002 से समाज सेवा में लगे हुए हैं और लगभग 2007 में भी हमने कार्य किए हैं, चाहे वो खेड़ा हो या माता का स्थान हो। तो ऐसे हम धीरे धीरे कार्य करते चले गए अपनी मेहनत मजदूरी से। और पढ़ाई की, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पढ़ाई की एक वो ताकत है जो अब मैं बीए कर रहा हूँ। अब आप बीए कर रहे हैं? जी, मैं बीए कर रहा हूँ। मैंने इस बार ही स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और 20 तारीख को ये जो गई है इसको मेरा लास्ट पेपर था। और मैं बीए करूँगा, LLB करूँगा, अगर जिया तो PhD भी करूँगा, क्योंकि शिक्षा के बिना अधूरे हैं। केवल यही नहीं कि मेरी नौकरी लगेगी या किसी की भी नौकरी लगेगी, वो पढ़ाई उसलिए करे, पढ़ाई एक अपने ज्ञान के लिए भी आदमी कर सकता है। जयराम जी, हम पुराने दौर की बात कर लेते हैं। बीच में आपने जिक्र किया कि एक तरफ आपकी पत्नी थी, परिवार था, दूसरी तरफ आपका शिक्षा काल चल रहा था। तो उस समय जब आपके सामने वो समय आया तो आपने सबसे पहले अपने परिवार चुना। तो वो चीज़ें जो कमियां पहले रह गई थी, अब उन कमियों को आप पूरा कर रहे हैं? जी, देखिए, जो कमी रह चुकी थी कि मेरी बीए कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं एक युवाओं में कक्षा 1 से लेकर जहाँ तक भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है और पढ़ाई अपने ज्ञान के लिए करने हैं और ज्ञान को दूसरे को बांटने के लिए भी पढ़ाई करना ही अनिवार्य है। और इसीलिए मैंने अब बीए कर रहा हूँ, LLB करूँगा,
जी या तो PhD भी करूँगा। जैसे एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, आप महंगी लग्जरी गाड़ियों में भी घूमते हैं, अच्छी वेशभूषा पहनते हैं, तमाम समाज के बीच जाकर आप ऐसे कार्य करते हैं, जैसे निर्धन कन्याओं का विवाह हमने देखा है, मूर्ति स्थापना हमने देखा, तमाम ऐसी समाज में जुड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आपकी सोशल में दिखती है। तो ये आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? कौन सी जादू की छड़ी जयराम गौतम के हाथ में लगी, या फिर कौन से ऐसे कार्य किए जो आप आज इस मुकाम तक पहुँचे? देखिए, मैंने फुटपाथ से लेकर के अपने कार्य किए, चाहे वो सेल लगाना हो या बर्फ बेचना हो या फिर डोले छील के बेचना हो या फिर जो डेक वेक के पत्ते हुए तोड़ का हो, या मैंने और मेरे भाई ने दूसरे की साइकिल मांग करके बर्फ बेचने का काम हो, या फिर वो रेडी धकाने वाली हो बर्फ बेचने का वो काम हो। क्या कभी आपने इन चीज़ों को लेकर शर्म नहीं करी? क्योंकि आजकल का युवा होता है कि वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे छोटे कर्म करूंगा या छोटे काम करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं माँ बाप ने एक ही चीज सिखाई थी, बेटे चोरी चकारी मत करना, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना बिजनेस करके आगे बढ़ना, और जैसे ही आप इस लायक हो जाओगे तो समाज की सेवा जरूर करना। ये हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाने का काम किया, और इसीलिए हम भी और जो मेरा भाई है रकम जिला पंचायत सदस्य और दूसरे भाई भी हैं और जो भतीजे भी हैं, आज पूरा परिवार अगर सक्सेस है तो केवल और केवल माँ और पिताजी की देन है, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए और समाज के बीच में जाने का एक सौभाग्य हमारा प्राप्त हमें हुआ है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब एक देन है, एक ईश्वर की देन है, एक समाज की देन है, एक मेहनत की देन है, जो दिन रात मेहनत करके हम लोग समाज में जो सेवा करते हैं, ये एक समाज की ही देन है। जयराम जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। हर ऊंचाई के पीछे किसी न किसी कहा जाता है कि एक महिला का हाथ होता है, तो जयराम गौतम की ऊंचाइयों के पीछे जाने का आखिरकार किसका हाथ है? देखिए, मैं इसमें श्रेय अपनी माताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि माताजी हमेशा से एक ही बात कहती थी, बेटे पढ़ोगे तो भी सच्चाई से पढ़ना, कोई कार्य करोगे वो भी सच्चाई से करना, अगर कहीं भी किसी की कोई भी चीज़ रखी हो और आपके पास हो तो उसे लौटाने का काम करना, सच्चाई ईमानदारी से जब आप लोग काम करोगे तो आगे बढ़ने का काम होगा। तो ये श्रेय मैं अपनी माताजी को देना चाहता हूँ, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। अगर आज वो होती और देखती कि आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम किन हालातों से गुजर के पहुँचे हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं, और मेरा पिछला रिकॉर्ड पूरे गाँव से आप देख सकते हैं। और आज तक कोई उंगली रखने की जगह नहीं है कि किसी के लिए हमने कोई गलत कार्य किया हो या किसी के लिए कोई गलत कार्य हमने किया हो। हालांकि चलिए, मैं क्षमा चाहूँगा, बीच में भावुक हो गए, अपनी माता को याद करके क्षमा चाहूँगा आपसे। अब कैसे माता की जगह अगर पिता है तो आशीर्वाद मिलता रहता है समय समय पर किसी का जो आपके मार्गदर्शक? देखिए, पिताजी भी हमारे बीच में नहीं है, हम 8 भाई थे। हम धन्यवाद करते हैं अपने पिताजी का भी कि उन्होंने भी मेहनत मजदूरी करके हम 8 बच्चों का पेट पालने का काम किया। उस दौरान में जब दिहाड़ी भी बहुत मुश्किल से 100-150 रुपए की होती होगी, और उन्होंने हम सबको पढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन गरीब स्थिति होने के कारण हम नहीं पढ़ पाए। हमारी बहन तो कोई सी भी नहीं पढ़ पाई, अगर हम थोड़े बहुत पढ़ पाए तो बाद में पढ़ा गए, क्योंकि बड़ी हमारी बहनें थी। तो पिताजी ने उनकी शादियां करने के लिए कि सुख शांति से अपनी बहन बेटी विदा हो जाए, उनको विदा करने का काम किया। पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, सुख शांति से वो बहनें विदा होगी। बाद में जब हम थोड़े बड़े हुए तो इस कारोबार को आगे बढ़ाने में काम किया।